नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अपमान का घूंट। बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आंखों में आंसू लिए, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, कांपती आवाज में सड़क पर खड़े वृद्ध व्यक्ति फोन पर बात कर रहे एक व्यक्ति से बोलते हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है, चलो जाओ यहाँ से, कुछ काम धाम तो करना नहीं है, बस भीख मांगने लगते हो। फिर वह 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हाथों में छड़ी लिए कांपते पैरों से धीरे धीरे चलने लगते हैं। उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी। उनको देखकर मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वह भी बहुत गंदे हो गए थे। भूख से व्याकुल वे इधर उधर देख रहे थे कि खाने को उनको कुछ मिल जाए। तभी उनकी नज़र सामने एक चाय की दुकान पर पड़ती है, जहां गर्मा गर्म समोसा भी बन रहे थे। आस भरी निगाहों से देखते हुए वह उस चाय की दुकान पर पहुंचते हैं और चाय वाले से बड़े ही करुण स्वर में बोलते हैं, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। चाय वाला उनकी तरफ देखता है और बोलता है, चल हट बुड्ढे, रोज रोज जाने कहाँ से आ जाते हैं। मैंने क्या यहाँ कोई समाज सेवा के लिए दुकान खोल रखी है। दुकान वाले की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कांप जाते हैं और फिर उसकी दुकान से दूर हटने लगते हैं। लेकिन यह सब नज़ारा एक व्यक्ति देख रहा था। वह दुकान वाले से बोलता है, अरे थोड़ा तो तमीज से बोलो, कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तुम्हारे पिता समान हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह दुकानदार बोलता है, अरे साहब, यह तो इन लोगों का रोज का धंधा है। अगर मैं ऐसे ही सबको खिलाता रहा तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। वह व्यक्ति बोलता है, चलिए एक चाय और 2 समोसा इन बूढ़े बाबा को दे दीजिए, इसका पैसा मैं आपको दे दूंगा। और ऐसा बोलकर वह व्यक्ति उन बूढ़े बाबा को रोक लेता है। जैसे ही चाय वाला एक कप चाय और 2 समोसा उन बूढ़े बाबा को पकड़ाता है तो वह बूढ़े बाबा जैसे ही चाय और समोसे को पकड़ते हैं, उनको अचानक से चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाते हैं। पास खड़ा व्यक्ति उन बूढ़े बाबा को बहुत हिलाता है लेकिन उनको होश नहीं आता है। फिर वह व्यक्ति उन बूढ़े बाबा को जैसे तैसे ऑटो में बिठाकर एक सरकारी अस्पताल में ले जाता है। वहाँ डॉक्टर जब उनका इलाज करते हैं तो पाते हैं कि बूढ़े बाबा ने 3-4 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया है, जिस कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। डॉक्टर बूढ़े बाबा का इलाज करते हैं और ठीक होने के बाद में डॉक्टर उन बूढ़े बाबा से पूछते हैं, बाबा आपका इस दुनिया में कोई तो होगा। तो बूढ़े बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उनका मुंह कांपने लगता है। वह कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। जब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया तो उन बूढ़े बाबा को उन्होंने एक पास के ही वृद्धा आश्रम में भेज दिया। कौन है ये वृद्ध व्यक्ति और इस तरह सड़क पर भूख से व्याकुल क्यों भटक रहे थे? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मीनाक्षी अपनी माँ रेखा जी की इकलौती बेटी थी। रेखा जी उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं, लेकिन मीनाक्षी के सबसे करीब उसके दादाजी थे। स्कूल से लौटते ही वह सीधा दादाजी के कमरे में जाती, उनके साथ खेलती, कहानियां सुनती। दादाजी भी उसे जान से बढ़कर मानते थे। मीनाक्षी के घर का माहौल बाहर से जितना खुशहाल और संपन्न दिखता था, अंदर से उतना ही ठहरा हुआ और तनाव से भरा हुआ था। मीनाक्षी के दादाजी किशन अवतार जी,
जो अपने जमाने के एक जमींदार रह चुके थे, अब परिवार के सबसे उपेक्षित सदस्य बन गए थे। उनके कमरे में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। घर का हर सदस्य, खासकर मीनाक्षी के पिता राजेश और रेखा जी, उनके प्रति अनदेखा और बेपरवाह रवैया अपनाते थे। दादाजी का स्वभाव सरल और शांत था। उन्होंने अपनी जवानी का हर पल अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए न्यौछावर किया था। उनकी मेहनत और ईमानदारी से ही यह 2 मंजिला घर बना था, जिसमें पूरा परिवार शान से रहता था। लेकिन समय के साथ उनके प्रति सम्मान और आदर की भावना परिवार में खत्म होती चली गई। मीनाक्षी के पिता अक्सर दादाजी को उनके कमरे में नजरअंदाज कर देते। कोई जरूरी बात हो या घर का कोई फैसला, उनसे पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की जाती। उनकी बातें सुनने के बजाय उन्हें अनदेखा कर दिया जाता। अगर दादाजी ने अपनी राय देनी भी चाही, तो राजेश उन्हें टोकते हुए कहते, पापा आप इन सब चीजों में मत पड़िए, अब जमाना बदल गया है, आपकी सोच पुरानी हो चुकी है, आप बस आराम कीजिए। दादाजी के लिए यह सब सहना आसान नहीं था। उन्होंने अपने दोनों बेटे राजेश और बड़े बेटे कमलेश को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी, लेकिन उनके यही दोनों बेटे अब उन्हें बेकार समझते थे। बात बात पर उन्हें नीचा दिखाना और उनकी बातों का मजाक बनाना आम हो गया था। कृष्णअवतार जी की बहू रेखा जी भी इस मामले में पीछे नहीं थी। अक्सर जब दादाजी खाने की मेज पर आते, तो रेखा जी तंज कसती, आपका पेट इतना कमजोर हो गया है, फिर भी हर बार अलग अलग खाना मांगते हैं, यह सब नखरे अब कौन सह सकता है। मीनाक्षी के दादाजी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, वह बस चुपचाप सब सहते रहे, लेकिन उनके अंदर का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता था। वह अक्सर अपने कमरे में बैठे अपने बीते दिनों को याद करते। एक समय था जब वह इस घर के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनके फैसलों को घर का कानून माना जाता था, लेकिन अब वही घर उनके लिए अजनबी बन गया था। मीनाक्षी की माँ को भी अपने ससुर का घर में रहना पसंद नहीं था। वह अक्सर अपने पति से कहती, देखिए पापा जी अब इस घर में रहकर बस झंझट बढ़ा रहे हैं, हर चीज में टांग अड़ाना और पुराने जमाने की बातें सुनाना। उनकी जरूरत और अब उनकी जगह हमारे घर नहीं बल्कि गांव या वृद्धा आश्रम में है। वहाँ उनके जैसे लोग होंगे जो उनकी बातें समझ सकें। मीनाक्षी के पापा इस बात पर हाँ में हाँ मिलाते और कहते, हाँ सही कह रही हो, लेकिन ऐसा करना अभी आसान नहीं है। लोग क्या कहेंगे, सबको लगेगा कि हमने अपने ही पिता को घर से निकाल दिया। थोड़ा वक्त दो, हम किसी तरह इस बात का हल निकालेंगे। मीनाक्षी की माँ रेखा जी ने दादाजी के लिए घर का माहौल ऐसा बना दिया था कि वह खुद को एक बोझ समझने लगे थे। अगर दादाजी ने घर के किसी काम में मदद करने की कोशिश की, तो मीनाक्षी की माँ रेखा जी तुरंत रोक देती। पापा जी आप रहने दीजिए, आपकी मदद से ज्यादा नुकसान होता है। कभी कभी मीनाक्षी अपनी माँ और पिता को दादाजी के साथ इस तरह का बर्ताव करते देखती, तो उसका मासूम दिल टूट जाता। वह अपने दादाजी को खुश करने के लिए उनके पास जाकर बैठ जाती और कहानियां सुनाने को कहती। लेकिन दादाजी की आंखों में छिपा दर्द मीनाक्षी को भी महसूस होता। दादाजी के अपमान का सिलसिला यहीं नहीं रुका, उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा मुद्दा बना दिया जाता। अगर कभी उन्होंने किसी चीज की जरूरत जताई, तो माँ ताना देती, इतने सालों तक आपने हमें सब कुछ दिया, अब आप ही हमसे मांग रहे हैं, क्या अब आपको खुद अपनी जरूरतें पूरी करने का रास्ता नहीं पता। एक बार दादाजी ने पुरानी यादों के फोटो एल्बम निकाल लिए। वह उन तस्वीरों को देखकर खुश हो रहे थे, जब उनके बच्चे छोटे थे और पूरा परिवार एक साथ हंसता खेलता था।
तभी माँ कमरे में आई और झुंझलाते हुए बोली, यह सब पुरानी चीजें निकाल कर घर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इन्हें कूड़ेदान में डाल दीजिए। अब ये तस्वीरें देखने का समय किसके पास है? और कृष्णप्ता जी के हाथ से एल्बम को छीनकर कूड़ेदान में फेंक देती हैं। यह सुनकर और देखकर मीनाक्षी के दादाजी का दिल टूट गया। उन्होंने चुपचाप कूड़ेदान से उठाकर एल्बम को वापस रख दिया। उस रात वह अपनी कुर्सी पर बैठे देर तक छत को घूरते रहे। उनका सारा आत्मसम्मान खत्म हो चुका था। मीनाक्षी को यह सब देखना बहुत तकलीफ देता था। वह समझ नहीं पाती थी कि उसके माता पिता, जिन्होंने उसे हमेशा अच्छे संस्कार और दया का पाठ पढ़ाया, वे खुद अपने ही पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन छोटी उम्र में वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ अपने दादाजी के पास जाकर उनसे प्यार जताने की कोशिश करती। लेकिन यह प्यार दादाजी के घावों पर मरहम नहीं लगा पा रहा था। उनके लिए घर अब एक कैद खाना बन गया था, जहां हर दिन उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ता था। उनके पास बस यही सहारा था कि वह अपने कमरे में बैठकर चुपचाप समय गुजारे। मीनाक्षी के दादाजी का जीवन धीरे धीरे उस घर में एक बंद कमरे तक सिमट चुका था। वह दिन भर अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठे रहते और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। घर के हर सदस्य से मिलती बेरुखी और अपमानजनक व्यवहार ने उनके अंदर की जीवंतता को खत्म कर दिया था। वह कभी कभी मीनाक्षी से बात करके मुस्कुरा लेते, लेकिन उनकी वह मुस्कान भी अब बोझिल लगने लगी थी। मीनाक्षी अपने दादाजी से बेहद प्यार करती थी। वह स्कूल से लौटते ही सीधा उनके कमरे में जाती। दादाजी उसकी मासूमियत को देखकर थोड़ी देर के लिए अपने दुखों को भूल जाते। वह मीनाक्षी को कहानियां सुनाते, उसकी स्कूल की बातें सुनते और उसे हमेशा जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाने की सीख देते। मीनाक्षी को दादाजी के साथ समय बिताना बेहद पसंद था। लेकिन एक दिन जब मीनाक्षी स्कूल से घर लौटी तो माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। घर में हर दिन दादाजी की हल्की खांसी की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन आज वह आवाज कहीं सुनाई नहीं दी। मीनाक्षी ने जैसे ही बैग उतारा, वह सीधे दादाजी के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें खाली कमरे को देखकर फटी रह गईं। दादाजी का बिस्तर भी खाली था और उनकी कुर्सी, जहां वह हर दिन बैठा करते थे, आज वीरान थी। मीनाक्षी को यह समझ नहीं आया कि दादाजी कहाँ चले गए। वह दौड़कर माँ के पास गई और घबराते हुए बोली, माँ, दादाजी कहाँ हैं? उनका कमरा खाली क्यों है? माँ रसोई में कुछ काट रही थीं। उन्होंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तुम्हारे दादाजी ताऊ जी के घर चले गए हैं। मीनाक्षी हैरान हो गई, लेकिन माँ, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? और आप लोगों ने भी नहीं बताया? क्या वह अचानक चले गए? माँ थोड़ी झुंझलाकर बोलती है, सुबह तुम्हें स्कूल भेजते समय मैंने बताया तो था, शायद तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा। वैसे भी वह बहुत समय से कह रहे थे कि वह ताऊ जी के घर कुछ दिन रहना चाहते हैं। मीनाक्षी का मन इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। वह सीधा अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि दादाजी बिना उसे बताए क्यों चले गए। क्या उन्हें उससे नाराजगी थी? क्या उसने कुछ ऐसा किया जिससे वह दुखी हो गए? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे। शाम को मीनाक्षी ने ताऊ जी के घर फोन करने का फैसला किया। उसने अपने पिता से ताऊ जी का नंबर मांगा और तुरंत कॉल मिलाया। फोन पर ताऊ जी की आवाज सुनते ही मीनाक्षी ने उत्साह से पूछा, ताऊ जी, दादाजी कैसे हैं? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? ताऊ जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, अरे मीनाक्षी बेटा, तुम्हारे दादाजी अभी पार्क में टहलने गए हैं।
जैसे ही लौटेंगे मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। मीनाक्षी का मन अजीब सा हो गया। उसे यह बात समझ नहीं आई कि दादाजी उसके ताऊ जी के पास रह रहे हैं, फिर भी उनसे बात करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। उसने कहा, ठीक है ताऊ जी, लेकिन जब दादाजी वापस आए तो उनसे कहिएगा कि मुझसे बात करें। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ताऊ जी ने अनमने ढंग से कहा, हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। मीनाक्षी ने फोन काट दिया, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। उसने माँ से जाकर कहा, माँ, दादाजी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वह ताऊ जी के पास जा रहे हैं। वह हमेशा मुझे हर बात बताते थे। माँ ने झुंझलाते हुए कहा, तुम भी बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती हो। अब जब वह ताऊ जी के पास हैं तो खुश रहो, वह वहाँ आराम से रहेंगे। मीनाक्षी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में दादाजी को लेकर चिंता और सवाल बढ़ते जा रहे थे। अगले कुछ दिनों तक उसने हर शाम ताऊ जी के घर फोन किया, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, दादाजी अभी टहलने गए हैं। कुछ दिन बाद मीनाक्षी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं दादाजी से मिलने ताऊ जी के घर जा सकती हूँ? माँ ने तुरंत उसे डांट दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? यह सब फालतू की बातें छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मीनाक्षी को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर दादाजी उससे क्यों दूर हो गए। वह हर रोज उनके कमरे में जाकर उनकी कुर्सी को देखती, उनकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करती और रात को अपने बिस्तर पर जाकर घंटों रोती। एक दिन मीनाक्षी ने स्कूल में अपनी सबसे अच्छी दोस्त को यह सारी बातें बताईं। दोस्त ने कहा, मीनाक्षी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे माता पिता कुछ छुपा रहे हों। तुम खुद ताऊ जी के घर जाकर देखो। मीनाक्षी को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन उसे पता था कि माँ और पिता कभी उसे ताऊ जी के घर जाने नहीं देंगे। समय भी रेत जैसी मुट्ठी से फिसल रहा था। मीनाक्षी, जो कभी अपने दादाजी की गोद में बैठकर कहानियां सुना करती थी, अब किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंच गई थी। लेकिन दादाजी के बिना उसके बचपन का एक हिस्सा अधूरा ही रह गया था। पिछले कई वर्षों से मीनाक्षी अपने माता पिता से और ताऊ जी से लगातार दादाजी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन हर बार उसे बहानों और झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। मीनाक्षी जब 10वीं कक्षा में पहुंची तो उसके जीवन में पढ़ाई और भविष्य की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन उसके दिल में अपने दादाजी के प्रति चिंता और प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह जब भी अपने घर लौटती, उसके कदम खुद ब खुद दादाजी के पुराने कमरे की ओर बढ़ जाते। कमरे की हालत अब और खराब हो चुकी थी। दादाजी की पुरानी कुर्सी, जो कभी उनके व्यक्तित्व की तरह मजबूत लगती थी, अब जर्जर हो चुकी थी। अलमारी के कोने में उनकी पुरानी चप्पलें धूल खा रही थीं। एक दिन मीनाक्षी ने माँ से फिर वही सवाल किया जो वह हर कुछ महीनों में पूछा करती थी, माँ, दादाजी कब वापस आएंगे? मैं उनसे कब मिल पाऊंगी? माँ ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, मीनाक्षी, तुम्हारे दादाजी अब अपनी जिंदगी ताऊ जी के घर आराम से जी रहे हैं। तुम्हें उनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने झुंझलाते हुए कहा, अगर दादाजी वहाँ आराम से रह रहे हैं तो मैं उनसे बात क्यों नहीं कर सकती? हर बार ताऊ जी कहते हैं कि वह टहलने गए हैं। क्या वह कभी घर पर नहीं रहते? माँ ने उसका सवाल टालते हुए कहा, बेटा, वह बूढ़े हो चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फोन पर बात करना उनके लिए मुश्किल है। मीनाक्षी का दिल यह सब सुनकर उदास हो जाता। वह जानती थी कि माँ और पिता उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे थे, लेकिन उसके पास ना तो समय था, ना ही इतनी आज़ादी कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगा सके।
समय बीतता गया और मीनाक्षी अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर के एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुकी थी। उसने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन घर से उसका संपर्क लगातार बना हुआ था। हर बार जब वह छुट्टियों में घर जाती तो दादाजी का नाम उसके होठों पर होता। एक बार जब मीनाक्षी गर्मियों की छुट्टियों में घर आई तो उसने पिता से कहा, पापा क्या आप मुझे दादाजी से मिलने ताऊ जी के घर ले चलेंगे? मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। पिता ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, बेटा ताऊ जी के घर अभी जाना मुमकिन नहीं है, वहाँ कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। वैसे भी तुम्हारे दादाजी तुम्हें याद करते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताना तुम्हें भूल गया कि तुम्हारे दादाजी इस टाइम तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तुम्हारे ताऊ जी का आज सुबह ही फोन आया था कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मीनाक्षी को यह जवाब सुनकर गुस्सा आया। उसने तर्क करते हुए कहा, माँ तो बोल रही थी कि दादाजी बीमार हैं और आप बोल रहे हैं कि ताऊ जी का फोन आया था कि दादाजी तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। पापा ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग हो ना हो मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। आप हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। मुझे दादाजी से मिलना है। पिता ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें हर बार जिद करने की आदत हो गई है। मैंने कहा ना, ये मुमकिन नहीं है। मीनाक्षी खामोश हो गई, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता और ताऊ जी आखिर क्यों उसे दादाजी से मिलने नहीं देना चाहते। एक रात जब मीनाक्षी अपने हॉस्टल में थी, उसने चुपचाप ताऊ जी को फोन किया। फोन उठाते ही उसने सीधे कहा, ताऊ जी मैं दादाजी से बात करना चाहती हूँ, कृपया उन्हें फोन दीजिए। ताऊ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा दादाजी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। जैसे ही तुम्हारे दादाजी तीर्थ यात्रा से आएंगे मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। मीनाक्षी ने झुंझलाकर कहा, लेकिन ताऊ जी हर बार आप कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। क्या मैं दादाजी से कभी बात नहीं कर पाऊंगी? मुझे सच सच बताइए, क्या वह ठीक हैं? ताऊ जी ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ बेटा वह ठीक हैं। बस अब जैसे ही वह तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। मीनाक्षी ने फोन काट दिया, लेकिन उसका दिल फिर से उदास हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि ताऊ जी और उसके माता पिता उससे कुछ बड़ा राज छुपा रहे हैं। बरसों बीतते गए। मीनाक्षी अब कॉलेज की अंतिम वर्ष में थी, लेकिन उसके दादाजी के बारे में अनसुलझे सवाल उसके दिल में घर कर गए थे। वह सोचती थी, क्या मैंने दादाजी के साथ कुछ गलत किया था? क्या वह मुझसे नाराज होकर मुझसे दूर हो गए? हर बार जब वह अपने दादाजी के बारे में सोचती तो उसकी आंखें भर जाती। उसे उनकी हंसी, उनके द्वारा सुनाई गई कहानियां और उनके साथ बिताए गए पल याद आते। एक बार घर आने पर उसने अपने माता पिता से सीधा सवाल किया, आप लोग मुझे सच क्यों नहीं बताते? दादाजी आखिर हैं कहाँ? मुझे अब कोई झूठा बहाना नहीं चाहिए। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और सच्चाई जानना चाहती हूँ। पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दादाजी वही हैं जहाँ हमने तुम्हें बताया था। तुम बार बार यह सवाल क्यों करती हो? मीनाक्षी ने जवाब दिया, क्योंकि आपका हर जवाब झूठा लगता है। अगर आप सच बोल रहे होते तो अब तक मैं दादाजी से मिल चुकी होती। माँ ने इस बात पर उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। दादाजी के बारे में सोचकर तुम अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रही हो। समय के साथ मीनाक्षी की जिंदगी में कई बदलाव आए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद मीनाक्षी ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। बचपन से ही उसने दादाजी से सेवा और दूसरों की मदद करने के मूल सीखे थे।
उनके सिखाए हुए आदर्श और कहानियाँ अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ। माँ ने कुछ हैरानी से पूछा, एनजीओ? तुम तो एमबीए करने की सोच रही थी, अब यह अचानक क्यों? मीनाक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है कि दूसरों की मदद करना, उनके लिए कुछ अच्छा करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा। दादाजी भी यही सिखाते थे ना। माँ ने अनमने भाव से हामी भर दी और इस तरह मीनाक्षी ने एक स्थानीय एनजीओ ज्वाइन कर लिया। ये एनजीओ वृद्धजनों की सेवा और उनके पुनर्वास के लिए काम करता था। एनजीओ का हिस्सा बनने के बाद मीनाक्षी को कई वृद्धा आश्रम में जाने का मौका मिला। वहां जाकर उसने कई बुजुर्गों की जिंदगियों की मुश्किलें, उनकी कहानियां और उनकी बेबसी को करीब से देखा। एक दिन एनजीओ की टीम को एक विशेष वृद्धा आश्रम में जाना था, जो शहर के बाहरी इलाके में था। मीनाक्षी ने इस यात्रा को बड़े उत्साह के साथ लिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई बुजुर्ग एक बड़े हॉल में इकट्ठा थे। कोई गुमसुम बैठा था, कोई आपस में बातचीत कर रहा था, तो कोई अपनी यादों में खोया हुआ था। मीनाक्षी धीरे धीरे वृद्धजनों के पास जाकर उनसे बातचीत करने लगी। हर किसी की एक अनकही कहानी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां समय की गवाही दे रही थीं और उनकी आंखों में एक गहरी उदासी छुपी हुई थी। मीनाक्षी को उनकी स्थिति देखकर अपने दादाजी की याद आ गई। उसने सोचा, अगर दादाजी भी यहाँ कहीं होते तो क्या उनकी भी ऐसी ही हालत होती? वृद्धा आश्रम के एक कोने में बैठी मीनाक्षी को अचानक दादाजी के साथ बिताए गए पल याद आने लगे। उसे उनकी हंसी, उनका प्यार और उनके सिखाए हुए सबक याद आने लगे। वह सोचने लगी, कितना अजीब है, दादाजी हमेशा दूसरों के लिए जीते थे और आज ना जाने वह कहाँ है। शायद वह भी किसी ऐसे ही वृद्धा आश्रम में हो। वह उनकी खट्टी मीठी यादों में खो गई। बचपन में दादाजी उसे कैसे कहानियां सुनाया करते थे, उसके लिए मिठाई लाया करते थे और उसके हर सवाल का बड़े प्यार से जवाब दिया करते थे। उनकी कमी उसे आज भी खल रही थी। उसने मन ही मन दादाजी को याद करते हुए कहा, काश मैं आपको फिर देख पाती। तभी मीनाक्षी का ध्यान एक कोने में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर गया। वह कमजोर लग रहे थे और लगातार खांस रहे थे। खांसी की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। मीनाक्षी ने चौंक कर सोचा, यह खांसी तो दादाजी की तरह लग रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अनायास से उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके खांसने का अंदाज, उनका बैठने का तरीका और उनके सफेद बालों का झुर्रीदार चेहरा, सब कुछ उसके दादाजी जैसा लग रहा था। जब मीनाक्षी उनके पास पहुंची तो उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। जैसे ही उनकी आंखें मीनाक्षी से मिली, मीनाक्षी के दिल में एक तेज झटका लगा। वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। वही चेहरे की झुर्रियां, वही गर्माहट भरी आंखें। मीनाक्षी ने कांपते हुए कहा, दादाजी आप आप यहाँ, यह कैसे हो सकता है? पहले तो उसके दादाजी मीनाक्षी को पहचान ना पाए, लेकिन फिर अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए और मीनाक्षी की आवाज को सुनते हुए वह उसे पहचान गए। दादाजी ने उसकी आवाज सुनी और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मीनाक्षी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मीनाक्षी तू यहाँ कैसे? मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। उसने दादाजी के पैरों में गिरकर कहा, दादाजी आप इतने सालों से कहाँ थे? आप मुझे छोड़कर यूं ताऊ जी के घर क्यों चले गए? मैं हर जन्मदिन पर आपका इंतजार करती थी।
माँ पिताजी ने कहा कि आप ताऊ जी के पास हैं, लेकिन आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ हैं। दादाजी भी रोने लगे। उनकी आवाज़ भरी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू मुझे इतने सालों तक याद करेगी। मुझे लगा कि तेरे माँ पापा और ताऊ जी ने तुझसे मेरी सच्चाई छुपा ली होगी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुम सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मीनाक्षी ने पूछा, लेकिन दादाजी, ऐसा क्या हुआ था जो आपको यहाँ आना पड़ा? दादाजी ने धीरे धीरे पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, तेरे माँ पापा और ताऊ जी ने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे किसी अनजान शहर में दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा, उस समय मैं अपने होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे कोई ऐसी दवा दे रखी है जिससे मैं किसी को कुछ ना बता पाऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने ही बच्चे मेरे साथ ऐसा करेंगे। मीनाक्षी का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय को यूं नहीं जाने देगी। उसने दादाजी से कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। दादाजी, मैं आपको यहाँ से वापस ले जाऊंगी। यह घर आपका है और आप वहाँ रहने का पूरा हक रखते हैं। मैं माँ पापा और ताऊ जी से बात करूंगी। जो उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें सबक सिखाना होगा। मीनाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से दादाजी का हाथ थाम लिया। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने दादाजी को उनके घर वापस ले जाएगी और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। आज उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने दादाजी के कमजोर शरीर और चेहरे पर झलकते दुख को देखकर खून खौल उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि जो अन्याय उसके दादाजी के साथ हुआ है, उसका बदला वह जरूर लेगी। घर लौटते वक्त मीनाक्षी के दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, कैसे माँ पापा और ताऊ जी इतने स्वार्थी हो सकते हैं? क्या पैसों के लिए कोई अपने पिता के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है? उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह अपने माता पिता और ताऊ जी को उनके कर्मों की सजा देगी। जैसे उन्होंने दादाजी को घर से निकालकर उनकी संपत्ति हथियाई, वैसे ही मैं उन्हें उसी स्थिति में ले जाऊंगी। उसने खुद से कहा। रात को अपने कमरे में बैठकर उसने एक योजना बनानी शुरू की। यह योजना इतनी चतुराई से बनाई जानी थी कि उसके माता पिता और ताऊ जी को कुछ समझ में न आए और वे अपनी ही चाल में फंस जाएं। मीनाक्षी को इस काम में ताऊ जी के बच्चों का भी सहारा लेना था, क्योंकि उसे पता था कि ताऊ जी के बेटे बेटी अपने माता पिता के लालच और धोखे से खुश नहीं थे। अगले दिन मीनाक्षी ने ताऊ जी के बेटे और बेटी से संपर्क किया, जो कि उस टाइम विदेश में थे। क्योंकि मीनाक्षी और उसके ताऊ जी के बच्चों की आपस में बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि मीनाक्षी के पास उनका फोन नंबर भी नहीं था। मीनाक्षी ने जैसे तैसे अपने पापा मम्मी का ध्यान भटकाकर सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क साधा। दोनों भाई बहन हैरान थे कि मीनाक्षी अचानक क्यों मिलना चाहती है। जब वे मिले तो मीनाक्षी ने उनसे कहा, मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई जान चुकी हूँ। मुझे दादाजी वृद्धा आश्रम में मिले। मीनाक्षी के मुंह से जैसे ही ताऊ जी के बच्चों ने यह सुना कि उनके दादाजी वृद्धा आश्रम में हैं, तो वह एकदम दंग रह गए, क्योंकि उन्हें भी बताया गया था कि उनके दादाजी चाचा जी के साथ रह रहे हैं, यानी कि मीनाक्षी के पिताजी के साथ। मीनाक्षी आगे बोलती है, उनके साथ क्या हुआ यह मैं जानती हूँ, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे माता पिता ने मेरे माता पिता के साथ मिलकर दादाजी की संपत्ति हड़प ली। यह सुनते ही दोनों चौंक गए। ताऊ जी की बेटी ने कहा, हमें भी हमेशा यह लगता था कि पापा और चाचा ने कुछ गलत किया है,
लेकिन हमें कभी सबूत नहीं मिला। दादाजी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। हम जब भी दादाजी के बारे में पूछते तो वे लोग हमसे बोल देते कि वह चाचा और चाची के साथ रह रहे हैं। मीनाक्षी ने उन्हें अपनी योजना बताई। उसने कहा, हम तीनों मिलकर उन्हें उनके कर्मों का फल देंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं उनके नाम की सारी संपत्ति अपने नाम कराऊंगी और फिर दादाजी को उनके असली घर में वापस ले आऊंगी। मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। ताऊ जी का बेटा तुरंत मान गया और बोला, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा और चाचा को उनके किए का एहसास होना चाहिए। अब मीनाक्षी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने अपने माता पिता से धीरे धीरे बातों बातों में यह जाहिर करना शुरू किया कि वह उनकी संपत्ति और व्यापार में दिलचस्पी ले रही है। उसने कहा, माँ पापा, अब मैं पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भी अपनी संपत्ति और बिजनेस के मामलों में शामिल करें। मीनाक्षी के माता पिता खुश हो गए क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने सोचा, अब हमारी बेटी हमारे साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने धीरे धीरे सारी संपत्ति के दस्तावेज मीनाक्षी के नाम ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसी बीच ताऊ जी के बच्चे भी अपने माता पिता को समझाने लगे कि वे अपने नाम की संपत्ति उनके नाम कर दें, क्योंकि वह विदेश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वहाँ तो पैसे कितनी जल्दी बढ़ते हैं वह तो आप जानते ही हैं। ताऊ जी लालच में आ गए और उन्होंने भी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी। अब दोनों परिवारों की लगभग सारी संपत्ति मीनाक्षी और ताऊ जी के बच्चों के नाम हो चुकी थी। जब सब दस्तावेज मीनाक्षी और ताऊ जी के बच्चों के पास आ गए तो मीनाक्षी ने अपने माता पिता और ताऊ जी को घर से निकालने का फैसला किया। एक दिन मीनाक्षी ने अपने माता पिता को बुलाया और कहा, पापा, यह घर अब मेरा है। मीनाक्षी ने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसके माता पिता बोले, बेटा, क्या कहीं जाना है? तो मीनाक्षी बोली, हाँ जाना है। तो उसकी माँ बोली, कितने दिनों के लिए बेटा जाना है और कहाँ जाना है? तो मीनाक्षी हंसकर बोलती है, कितने दिनों के लिए नहीं माँ, हमेशा के लिए। आप दोनों को इस घर से जाना होगा। मीनाक्षी की बात सुनकर उसके माता पिता को हैरानी हुई और वह बोले, बेटा, अब हमसे इस उम्र में मजाक नहीं करते। तुम्हें तो पता ही है, अब हम लोगों के भी पैर थकने लगे हैं और हम लोगों से भी इतना काम नहीं होता है। तो मीनाक्षी बोलती है, वह सब मुझे नहीं पता। आप लोग अपना सामान बांधिए और निकल जाइए इस घर से। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से तेज आवाज में बोलते हैं, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? सारी संपत्ति हमने अपनी मेहनत से बनाकर तैयार की है और तुम हमें यहाँ से निकालने वाली कौन होती हो? तब मीनाक्षी बोलती है, कौन सी संपत्ति और किसकी संपत्ति? वह सब संपत्ति तो आपने मेरे नाम कर दी है और आप कौन सी मेहनत की बात कर रहे हैं? जैसा मैं आपके साथ कर रही हूँ वैसा ही तो आपने मेरे दादाजी के साथ किया था। उनकी सारी संपत्ति आपने और ताऊ जी ने धोखे से अपने नाम कर ली और उनका घर से बाहर निकाल दिया दर दर भटकने के लिए। आपने जैसे बीज बोए हुए थे, अब आप लोगों को काटना भी तो पड़ेगा। इसलिए अब आप लोग चले जाइए इस घर से। मीनाक्षी अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है। मीनाक्षी के माता पिता जैसे ही मुड़कर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं बल्कि मीनाक्षी के दादाजी खड़े थे। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके पिताजी यहाँ कैसे आ सकते हैं। तब मीनाक्षी अपने माता पिता का सामान पकड़कर दरवाजे के बाहर फेंक देती है और उनके हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकालते हुए बोलती है,
अब आप लोगों का इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, और दरवाज़ा बंद कर लेती है। आज मीनाक्षी के माता-पिता दरवाजे पर खड़े मीनाक्षी से और अपने पिता से रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कर्म लौट कर आते हैं। जैसा उन्होंने अपने पिता के साथ किया, वैसा ही मीनाक्षी ने उनके साथ किया। ताऊ जी के बच्चे भी सामने आए और उन्होंने अपने माता पिता से कहा, पापा, आपने जो हमारे दादाजी के साथ किया वह गलत था। अब आपकी जगह घर में नहीं है। दोनों परिवारों को अब समझ में आ गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। मीनाक्षी ने दादाजी से कहा, अब आप इस घर के असली मालिक हैं। मैं आपको आपके घर वापस लेकर चल रही हूँ। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरे सम्मान की लड़ाई लड़ी। मीनाक्षी ने दादाजी को घर लाकर उनका पूरा सम्मान लौटाया। उसने उनके लिए एक बड़ा कमरा सजाया और कहा, यह घर आपका है दादाजी, अब आप यहाँ राज्य करेंगे। मीनाक्षी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। उसने अपने माता-पिता और ताऊ जी को उनके कर्मों की सजा दी और अपने दादाजी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। लालच और धोखा कभी सफल नहीं होते, और जो अपने बड़ों का आदर करते हैं वही सच्चे अर्थों में विजयी होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।